हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के पार्ट नंबर 19 की। अभी तक आपको 18 पार्ट तक प्रश्नावली 2.4 तक वीडियो अपलोड किया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं पार्ट 19 में प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर 6 और 8 को यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया गया, इसमें 3 इक्वेशन है और कह रहा है कि के का मान ज्ञात करें। और ये कह रहा है जो 3 इक्वेशन दिए हैं ये अद्वितीय हल होगा यदि के बराबर -2 तो निकाय संगत है। तो अगर के बराबर -2 पर निकाय संगत है तो ये आपका अद्वितीय हल होगा, ये आपको यहाँ पर दिखाना है। तो चलिए यहाँ पर इसको हल करते हैं और के मान को भी निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपको दिया जाएगा तो यहाँ पर आपको इसको ध्यान देना है, ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में ही लिखना है। सबसे पहले ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में आपको लिखना है। जब ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में ए क्या है दोस्त, जो आपको यहाँ पर इक्वेशन दिख रही हैं, जैसे एक्स का गुणांक, जो इक्वेशन है उसका गुणांक ए होता है। तो जैसे यहाँ पर एक्स का आप ध्यान दीजिए, एक्स का गुणांक कितना है 3, वाई का गुणांक कितना है -1, जेड का गुणांक कितना है 2, एक्स का गुणांक कितना है 2। तो यहाँ पर अगर हम पहले इक्वेशन की बात करें तो पहला इक्वेशन का गुणांक यहाँ पर 3 -1 2 है और 3 -1 2 हमने यहाँ पर लिखा। तो ये पहली पंक्ति हुई। दूसरी पंक्ति में आप देखेंगे दूसरा इक्वेशन 2 1 3 है, तो यहाँ पर हमने लिखा 2 1 3। फिर इसी प्रकार आप तीसरा इक्वेशन देखेंगे तो 1 -3 के है, तो 1 -3 के है। तो आपका जो भी एक्स वाई जेड का वहाँ पर गुणांक है उसी को आपको लिखना है। ये किसकी वैल्यू होती है, ये ए की वैल्यू होती है। कैपिटल एक्स जो होता है वो एक्स वाई जेड होता है, जो चर राशि होती है एक्स वाई जेड। और जो ये आपका लास्ट में होता है ए एक्स इक्वल टू बी, ये बी की वैल्यू जो होती है, ये आपके जो 3 इक्वेशन दिए जाते हैं इस इक्वेशन के इक्वल पार्ट में, अर्थात इक्वल की तरफ जैसे 1 1 0 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 1 0 है, तो वही चीज़ इक्वेशन के इक्वल पार्ट को आप बी की वैल्यू कहते हैं। तो चलिए, इतना आपको लिखने के बाद पहला यहाँ पर मेथड जो होता है वो संवर्धित आव्यूह, आपको ए अनुपात बी निकालना होता है। तो इसको आप उसी अनुपात में लिख लीजिए। यहाँ पर आप पहले ए की वैल्यू लिख लीजिए, ठीक है, पहले ए को पूरा लिख लीजिए, फिर आप बी अनुपात लगाइए, फिर आप बी की वैल्यू लिख दीजिए। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर ए की वैल्यू को लिखा गया है, फिर ये चूंकि ए अनुपात बी है, बीच में अनुपात है, इसलिए ए की वैल्यू को लिखने के बाद बीच में हम अनुपात लगाते हैं, फिर बी की वैल्यू लिखते हैं। बी की वैल्यू क्या है दोस्त, बी की वैल्यू आपकी है 1 1 0। फिर इसको हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आप रखते हैं ये चीज़ आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्त, अब आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको इसको पहले परिवर्तित करना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो विकर्ण है उसके नीचे के एलिमेंट्स आपको शून्य करना है। तो चलिए, इसको शून्य करने के लिए पहले आपका पॉइंट ये ध्यान देना है कि जो आपको देखिए क्वेश्चन सॉल्व आसान तब होता है जब कोई अगर 1 वाला जो पार्ट है उसको सबसे ऊपर वाली पहली पंक्ति में आपको ले जाना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। तो हम करते क्या है दोस्त कि जो ये R3 पंक्ति है और ये R1 पंक्ति है, हम एक दूसरे को इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम करते क्या है कि R3 को R1 के स्थान पर और R1 को R3 के स्थान पर पंक्ति में परिवर्तन कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर परिवर्तन करेंगे तो ये आपका 3 -1 2 1 जो है पहली पंक्ति, ये आपकी लास्ट में आ जाएगी। जैसा आप नीचे देख सकते हैं 3 -1 2 अनुपाते 1, ठीक है। और जो आपकी यहाँ पर लास्ट वाली पंक्ति थी ये घूमकर आपकी ऊपर चली जाएगी, अर्थात 1 -3 के 0 आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 -3 के 0, ठीक है। तो इसको इंटरचेंज कर दिया। इसका फ़ायदा क्या है आप देख सकते हैं। अब फ़ायदा ये है कि हमको 2 है तो इसमें से 2 माइनस करेंगे तभी 0 होगा, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में करना क्या है दोस्त कि जो ये आपका विकर्ण है इसके नीचे के 2 3 -1 शून्य होने चाहिए। तो यहाँ पर करेंगे कि हम R2 की जगह पर लिख सकते हैं R2 -2 R1, R2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं R2 -2 R1, अर्थात इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर आपका 3 है तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके एक दूसरे को घटा देते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो वही चीज़ किया गया है, R3 मतलब ये 3 और -3 R1 मतलब -3 इंटू R1 की वैल्यू 1 है, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर आपको ये चीज़ मेंशन करना होगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहली पंक्ति में तो आपका सेम वही रहेगा 1 -3 के 0, लेकिन जो दूसरी पंक्ति है उसमें क्या क्या चेंज आएगा इसको आप देखिए। यहाँ पर आप देखिए, हम आपको इंक्लूड करना चाहेंगे।
अगर हम दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति सेम रहेगी, दूसरी पंक्ति में लिखते हैं तो 2 2 यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ऊपर वाली में आपका -3 -2 कितना हो जाएगा +6, और ये आपका ये 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार आप देखेंगे तो यहाँ पर R2 की वैल्यू 3 है, 3 - 2K हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो R2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, R2 की वैल्यू 1 है, ऊपर 0 तो आगे आएगा 1। तो आप मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर ये देख सकते हैं, ये जब आप यहाँ पर लगाएंगे R2 - R1 और R3 - R1 तो यही चीज़ आपको यहाँ पर प्राप्त होगा, यही चीज़ आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। लेकिन एक यहाँ पर समस्या ये आती है कि अभी जो विकर्ण है उसके नीचे के 2 एलिमेंट शून्य हुए लेकिन 8 शून्य नहीं हुआ। देखिए दोस्त, कैलकुलेशन तो है, बस आपको समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर इसको शून्य करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये संक्रिया का यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर आप R3 - 8/7 R2 लिखते हैं, कैसे इसको समझना होता है ये समझिए। R3 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 8 है, तो R3 की वैल्यू को 8 रखते हैं और 8/7 है, 8/7 है और इंटू R2 मतलब 7, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 - 8 कितना हो जाएगा 0। तो ये चीज़ें ऑलरेडी आपको ये चीज़ समझना होगा कि इस प्रकार से संक्रिया को यूज करें, और ये ज़्यादा आपको तब समझ में आएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सरसाइज को, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर जब आप ये रूल लगाएंगे दोस्त तो क्या क्या चीज़ें आपको प्राप्त होगी उसको देखते हैं। तो पहली पंक्ति तो आपको सेम वैसे ही लिख देना है, इसमें कोई आपको चेंजिंग नहीं करना। हमें दूसरे पंक्ति से ध्यान देना है, हमें दूसरी पंक्ति से ध्यान देना और तीसरी पंक्ति से। तो हमें तीसरी पंक्ति के स्थान पर ये चीज़ें मेंशन करना है। तो R3 - 8/7 R2, ठीक है, ये तो आपका दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति आपको ऐसे लिख दिया गया। तीसरी पंक्ति में आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, R3 - 8/7 R2, ये वाला आपका पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 ही है, ये भी आपका 0 हो जाएगा। जैसे हमने बताया कि यहाँ पर आपका 8 है तो 8 - 8/7 इंटू R2 की वैल्यू ऊपर कितनी है दोस्तों 7 7 7 7 कैंसिल, 8 - 8 कितना आ गया यहाँ पर 0 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर ये चीज़ आप देख रहे हैं 2 - 3 के यहाँ पर जो इंक्लूड किया गया है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 - 3 के, यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं 2 - 3 के -8/7 ये दिया है, और R2 की वैल्यू ऊपर वाला है 3 - 2 के, 3 - 2 के, तो 8/7 इंटू 3 - 2 के, इसको सॉल्व करते हैं तो -10 -5 के आएगा। कैसे आप देख लीजिए, ये 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आप सॉल्व करेंगे ये -10 -5 के आएगा। तो ये वैल्यू है, यहाँ पर हम जो यहाँ पर क्रॉस बनाए हैं इसकी वैल्यू यहाँ पर हम रख रहे हैं। तो चलिए इसको हम पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, पहली लाइन तो सेम है 1 - 3 के 0, दूसरी लाइन है आपका 0 7 3 - 2 के 0, तीसरी लाइन जो सोच है ये 0 0 है, और इसकी जगह पर हम कितना रखेंगे, इसी को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, इसी को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है और आया है -10 -5 के। तो सिंपली यहाँ पर हम लिख देंगे -10 -5 के, इसके स्थान पर लिख देंगे -10 -5 के, और यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा -1/7, कितना आ जाएगा यहाँ पर -1/7। इतना आप यहाँ पर जब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आपको अब ध्यान दीजिए एक पॉइंट का, यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये आपका -10 -5 के डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों दोस्त ऐसा हम कह रहे हैं, समझिएगा। तो यहाँ पर जब इसको 0 दिखाएंगे तो ये 5 के जो आपका दिख रहा है ये उस साइड भेज दीजिए, या -10 को उधर भेज दीजिए, आपका +10 हो जाएगा। 5 के इक्वल टू -10, और ये आपका कितना 5 से 2 कैंसिल होगा, तो के इक्वल टू के डज नॉट इक्वल टू -2 आएगा। कितना, के डज नॉट इक्वल टू -2 आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या पता चला, यहाँ पर आपको ये पता चला दोस्त कि अगर आपके के का मान आपका 0 के बराबर, मतलब ये जो आपने निकाला है ये अगर आपका 0 नहीं होगा, या अगर ये आपका 0 नहीं होगा तो आपका इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि आपके रो ए और रो ए अनुपात बी, अर्थात जो आपकी संवर्धित आव्यूह है और आपका गुणांक आव्यूह है वो दोनों की वैल्यू सेम होगी, और साथ में चर राशि की भी संख्या सेम होगी। इसका मतलब 3 आएगा। कैसे, समझिए, तभी तो आपका यहाँ पर संगत होगा। इसको समझिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्त कि अगर ये आपका पार्ट ये क्या कर रहे हैं, इसको आप 0 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि आपके फिर आप अगर आप देखिए, एक मिनट समझिए हमारी बात को। अगर ये आपका 0 हो जाता है, ये आपका 0 हो जाता है, और ये -1/7 के की जो वैल्यू है
ये -1/7 यहाँ पर आपका आ रहा है, ये एक -1/7 है। तो अगर आप निकालेंगे संवर्धित आव्यूह की कोटि तो आपके अशून्य पंक्तियों की संख्या 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। ठीक है, चूंकि ये पार्ट तो आपका 0 हो गया लेकिन -1/7 है, तो इसमें कितना हो गया संवर्धित आव्यूह, मतलब रो ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी आएगी 3। लेकिन अगर इस कंडीशन में अगर इसको हम 0 मानते हैं कि ये पूरा पार्ट 0 होगा, तो आपके जो गुणांक आव्यूह है उसमें क्या होगा कि कोटि की संख्या कितनी होगी, उसमें 1 2 होगी, टोटल कितनी होगी 2 होगी। चूंकि 0 0 और इसको भी अगर आप 0 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 ही बचेगा, तब आपका यहाँ पर संगत नहीं होगा। इस कंडीशन में इसको डज नॉट इक्वल टू 0 किया जाता है कि ये भी 0 के बराबर आपका नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है अर्थात इसकी क्या होगा कि जो आपका मतलब कि गुणांक आव्यूह है उसकी भी जो कोटि है वो 3 आएगी। जब आपके संवर्धित आव्यूह की और गुणांक आव्यूह की और साथ में चर राशियों की सभी की संख्या यहाँ पर 3 आएगी, तभी आपका ये संगत आव्यूह होगा। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि k = -2 पर किस प्रकार से यहाँ पर प्रूफ किया गया और ये आपने देखा संगत था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया है कि लेम्डा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए, और आपसे पहला कंडीशन है, 3 इक्वेशन तो आपको दिए गए हैं। पहला कंडीशन ये है कि अद्वितीय हल होगा, दूसरा कंडीशन है कोई हल ना हो। तो पहले कंडीशन से स्टार्ट ही करेंगे, तो पहले आपको इसी स्टेप में फॉलो करना होगा, लिखना होगा ax = b के रूप में लिखने पर। जब आप ax = b के रूप में आप लिखेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू जो है हमने बताया क्या, a की वैल्यू आप कहाँ से लिखेंगे, जो आपको इक्वेशन दिख रहा है इसका जो गुणांक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि हमने यहाँ पर एक्स वाई जेड और इस दूसरे इक्वेशन का एक्स वाई जेड और तीसरे इक्वेशन एक्स वाई जेड का जो गुणांक है उसको जब हम यहाँ पर इससे निकालेंगे तो यहाँ पर आपको ए प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब हमने पिछले जो क्वेश्चन में आपको बताया कि ये एक्स का यहाँ पर गुणांक कितना है 2 3, वाई का गुणांक y3 है और जेड का गुणांक 5 है। तो पहली पंक्ति जो आपको मिली वो 2 3 5 मिली, दूसरी पंक्ति आपको 7 3 -2 मिली, तीसरी पंक्ति आपको 2 3 लेम्डा मिली। ठीक है, 2 3 लेम्डा मिली। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर पहला लिख दिया। एक्स कैपिटल एक्स का मतलब होता है जो चर राशि है जो कि 3 है, एक्स वाई जेड उसको लिखना है, इक्वल बी का मतलब है 9 8 म्यू जो लिखा गया है वो जो तो आपको 3 इक्वेशन दिए जाएंगे उसके इक्वल पार्ट में जो होगा वो आपकी बी की वैल्यू होती है। ओके, तो यहाँ पर इस फॉर्म में अब जब आप लिख लेंगे तो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है संवर्धित आप भी बोले तो ए अनुपात बी में इसको लिखने की। तो हम इसको चेंज कर देते हैं ए अनुपात बी में। तो सिंपली आप देख सकते हैं हमने इसको क्या किया, ये ए की वैल्यू है, हम पहले ए की वैल्यू को लिख लेते हैं, उसके बाद अनुपात लगाते हैं, फिर यहाँ पर बी की वैल्यू को लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं दोस्त, ये चेंजिंग क्या है, ये R1 को R2 में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये है R1 और ये है R2। ये सब चीज़ें आपको तब समझ में आएगी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि क्वेश्चन आसान हो जाए, ठीक है, सॉल्व करना आसान हो जाए। तो हम ये कर रहे हैं कि जो 7 3 -2 -8 है इसको ऊपर R1 भेज दे रहे हैं और 2 3 5 9 को हम R2 के स्थान पर भेज दे रहे हैं। तो सिंपली जब आप ऐसे करेंगे तो ए अनुपात बी का इस फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा 7 3 -2 8, 2 3 5 अनुपात 9 और 2 3 लेम्डा म्यू। तो यहाँ पर आपको जब ये प्राप्त होगा तो अब आपको समझना है कि आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या जीरो करना होता है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में यहाँ पर आपके विकर्ण के जो नीचे का एलिमेंट है उसको शून्य करना होता है। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं ये विकर्ण है, इसके नीचे के 2 2 3 आपको शून्य करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम 2 को 2 से माइनस कर देते हैं तब जीरो हो जाएगा, 3 को 3 से माइनस कर देते हैं तब जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार पता लगा कि दो एलिमेंट शून्य हो जाएंगे। तो चलिए हम इसको कर देते हैं, R3 के स्थान पर रखेंगे R3 -R2, ये है R3 और ये है R2 और ये है R1। तो हम रखते क्या है दोस्त, R3 के स्थान पर R3 -R2 मतलब 2 -2 3 यहाँ पर आपका कितना 3 -3 लेम्डा -5 म्यू -9। जब ऐसा आप करेंगे तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन की गई हैं, जैसा आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति को सेम लिखना है। तीसरी पंक्ति में आपको R3 की जगह पर 2 -2 करेंगे तो 0 होगा, 3 - 3 करेंगे 0 होगा, लेम्डा -5 करेंगे तो ये प्राप्त होगा और म्यू -9 करेंगे तो आपको यहाँ पर ये चीज़ मेंशन किया गया है। तो इतना करने के बाद आपका यहाँ पर ये दिखा
कि ये आपका जो विकर्ण है इसके नीचे 2 जीरो हो गए, एक अब भी 2 बचा हुआ है। इसको सुनिए, देखिए कैलकुलेशन से आप भागिए मत, कैलकुलेशन करने की कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कैलकुलेशन जैसे करेंगे तो आपको क्वेश्चन आसान लगने लगे, क्योंकि कैलकुलेशन का और समझने का ही ये गेम है। चलिए यहाँ पर आपका दोस्तों ये चीज़ आप जब लिख लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर मेन पॉइंट्स आता है कि इस 2 को भी जीरो करना, चूँकि इस विकर्ण के नीचे 2 जीरो हो गए लेकिन 2 अभी जीरो नहीं हुआ है। तो सिंपली हम यहाँ पर करते क्या हैं, हमें इस एलिमेंट्स को 2 को शून्य दिखाने के लिए ये काम करना होगा, ये संक्रिया लगानी होगी R2 के स्थान पर R1 माइनस 7/2 R2 के स्थान पर R1 माइनस 7/2 R2। ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्त, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर जीरो हो जाए। देखिए अगर आप R1 की वैल्यू देखें तो R1 की वैल्यू अगर हम आपको दिखाते हैं, R1 की वैल्यू ऊपर कितनी है 7, तो 7 माइनस 7/2 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है दोस्त 2 है, कितनी है 2 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस 7 कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ आपको 0। इसी प्रकार आपको इसमें भी आपको मेथड यहाँ पर लगाना होगा। यहाँ पर तो R1 की वैल्यू कितनी है, ऊपर आपकी 3 है, माइनस 7/2 इंटू कितना करेंगे आप 3, तो आप 3 इसमें से कॉमन ले लीजिए तो आपका हो जाएगा 1 माइनस 7/2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 5/2 होगा, अर्थात माइनस 15/2 होगा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी करेंगे तो आपका माइनस 39/2 होगा। नेक्स्ट आपका इसी तरह माइनस 47/2 होगा। इस प्रकार आपका करने के बाद इतना यहाँ चीज़ आपको ये प्राप्त हो जाएगा, इसको आपको कर लेना है। जब आप इतना यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, समझिएगा इसको हमने इसीलिए इस संक्रिया को लगाया है कि ये पार्ट 0 हो जाए तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाए। जब इस प्रकार आप कर लेंगे तो पहला क्वेश्चन आपका ये था कि अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल इस कंडीशन में होगा जब रो ए अनुपात बी और रो ए की वैल्यू 3 के बराबर होगी, अर्थात चर राशि सभी की वैल्यू और रो ए अनुपात बी और रो ए की वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी। तो उस कंडीशन में इक्वल होने के लिए समझिए, इक्वल होने के लिए मतलब इसकी कोटि कब किस कंडीशन में बराबर होगी, अगर यहाँ पर जो आपको दिख रहा है माइनस लेमडा माइनस 5 ये आपका डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और आपका म्यू माइनस 9 ये भी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब उस कंडीशन में अद्वितीय हल होगा। हम ऐसा क्यों करें, अद्वितीय हल का क्या कंडीशन होता है दोस्त कि जो ए अनुपात बी है और रो ए है ये दोनों तो इक्वल आए ही, साथ में जो चर राशि है जो एक्स वाई जेड है उसकी वैल्यू कितनी है 3, तो इनकी सबकी वैल्यू कितने 3 के बराबर आनी चाहिए। तो 3 मतलब कि अशून्य, और कोटि क्या होती है अशून्य पंक्तियों की संख्या, तो अशून्य पंक्ति मतलब यहाँ पर ये जो आपका लास्ट वाली पंक्ति है ये भी शून्य नहीं होनी चाहिए, अगर शून्य होती है तो अद्वितीय हल नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये शून्य ना हो, इसके लिए इस एलिमेंट्स को माइनस लेमडा माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू 0 करेंगे और म्यू माइनस 9 डज नॉट इक्वल टू 0 करेंगे। इस प्रकार लेमडा डज नॉट 5 और लेमडा डज नॉट इक्वल टू 9 ये दो चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हमसे क्वेश्चन ये दूसरा ये है कि कोई हल ना हो, इसका मतलब ये क्या है असंगत है। समझिए असंगत समीकरण है, संगत में क्या होता है हल होता है, एक आपका क्या होता है दोस्त द्वितीय और एक आपके अनेक हल होते हैं, लेकिन असंगत में कोई हल नहीं होता। तो सिंपली इसको हम लिख सकते हैं रो ए अनुपात बी डज नॉट इक्वल टू रो ए, अर्थात अगर ए अनुपात बी का रो ए अर्थात आपका संवर्धित आव्यूह की कोटि और आपके जो गुणांक आव्यूह है उसकी कोटि अगर इक्वल नहीं है तो आपका कोई हल नहीं होगा। उस कंडीशन में आप लिख सकते हैं, समझिए कैसे, अगर यहाँ पर ध्यान से समझेंगे माइनस लेमडा माइनस 5 इसको अगर हम इक्वल कर देते हैं 0 के तो ये पूरी पंक्ति क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम इतना देखें तो ये गुणांक आव्यूह अगर आप देखते हैं तो 2 पंक्ति आपकी बचेगी, अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी होगी 2, मतलब आपका रो ए का वैल्यू कितना आ गया वो 2 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर हमें चूंकि असंगत दिखाना है, चूंकि इसमें कोई हल नहीं है, तो रो ए अनुपात बी की बात करें तो यहाँ पर लेमडा माइनस 9 डज नॉट इक्वल टू 0 कर दीजिए, मतलब ये सब 0 हो जाएगा, लेकिन जो ये है ये 0 नहीं होगा, तो तब भी अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। तो अशून्य पंक्तियों की संख्या संवर्धित आव्यूह में आपकी 3 आई और आपके जो गुणांक आव्यूह है उसमें 2 आएगी। तो इस कंडीशन में 3 और 2 इक्वल नहीं है,
तब आपका क्या होगा, वो आपके असंगत निकाय होंगे समीकरण के। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना होगा, सॉल्व करना होगा कि कौन से जीरो रखना है, कौन से जीरो नहीं रखना है। मैं यही कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन 2-4 लगाइए, समझिए, ऑटोमेटिक ये चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। आप पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। और चैनल पर पहली बार आप आए हैं, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर के छात्र हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।